जो लोग हिजाब नोच रहे हैं लड़कियों के मुंह से, जी 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 उनके भी हम खिलाफ हैं। जी लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को जी तभी पक्का मुसलमान होंगी जी जब तक कि वो हिजाब नहीं पहनेंगी, जी हिजाब पहनेंगी तभी पक्का मुसलमान होगी, जी इस समझ के भी हम खिलाफ हैं। जी लेकिन यहाँ जो सवाल है, जो जी बीजेपी जो कर रही है, जी वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे है। आपने कहा कि चुनाव जब नज़दीक आता है तो ये लोग इशूज़ को, इनके हांडी में वो पकते रहता है जी पहले से, जी उसमें से निकाल करके उसको उछालते हैं। जी तो इसको अभी उछाला है, यूपी का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है, और फिर 2024 ये का चुनाव है, 24 का। जी इससे भी आगे जो इनकी मंशा है, जो सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही नहीं है, तमाम दलित, पिछड़े, गरीबों को लेकर है कि उनके बच्चे नहीं पढ़े। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था ही लागू कर रहे हैं। जी होगा क्या कि आप रोकिएगा, हिजाब, अगर मान लीजिए कि वो ऐसे ही ड्रॉप आउट जो है मुस्लिम लड़कियों का, वो दूसरे समुदाय के लोगों से ज्यादा है, जी 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 इसलिए कि गरीबी भी है, जी तो पिछड़ापन है। तो अगर हिजाब रोकिएगा जी तो ये मोदी जी जो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जी तो ये तो कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? ड्रॉप आउट और बढ़ जाएगा तो, और निश्चित तौर पे बढ़ेगा। और दूसरा चीज कि उनके अंदर जो रिएक्शन पैदा होगा, जी और उनको आप कट्टर बनाते जी हैं। देखिए, हिजाब का मामला या किसी पुरानी परंपरा का मामला ऐसा है कि समाज में वो निरंतर प्रक्रिया है, जी और धीरे धीरे समाज उसको बदलते रहता है। जी आप जबरदस्ती प्री मैच्योर डिलीवरी जैसा है कि आप कराना चाहते हैं। जी अब देखिए कैसे बदल रहा है। देखिए, जैसे मैं जहां तक देख पा रहा हूं हर मुद्दे को, हमारा जो अशराफ है वो भाजपा की पिच पे खेल रहा है, और वो भाजपा की पिच पे खेल करके उनको हिट विकेट कराना चाहता है। वो निकाब का मुद्दा उठा के या दूसरे मुद्दे उठा करके इस वक्त जो है पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब करना चाहता है, और उसमें दक्षिणपंथी चैनल और दक्षिणपंथी लोग जानबूझ के हिट विकेट हो रहे हैं, और उस बाइनरी में फंस करके इनको जो विश्व गुरु होने का एक अजीब सा यूटोपिया क्या कहते हैं हो गया है। तो ये निकाब को रोकना चाहता है, वो निकाब को बढ़ावा देना चाहते हैं, और इस बाइनरी में भारत की दुनिया में छवि खराब हो रही है। अब ये मुद्दा शाहबानो जैसा हार वाला मुद्दा नहीं बनेगा। अब जितने भी मुद्दे आएंगे उसमें अशराफिया ही जीतेगा, क्योंकि उसके पास बहुत बढ़िया टाइम है। भारत की अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, अमेरिका में इस्लामोफोबिया बैन कर दिया गया है, फ्रांस जो है कहीं ना कहीं झुक गया है, और चाइना जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो बहुत मजबूत हो गया है। पाकिस्तान जो हरदम लड़ता रहता है, जो भारत में को एक बुरी हालत में देखना चाहता है, भारत को हराना चाहता है, लड़के नहीं हरा सकता तो भारत को आंतरिक मामलों में दखल देकर हराना चाहता है, उसके ये आसान शिकार बन रहे हैं। इसके लिए अशराफों की जीत होने जा रही है, और भारत की और पसमानदा की हार होने जा रही है। जी फयाद भाई, मैं इसी मुद्दे पर आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप जो है कैसे देख रहे हैं इस हिजाब वाले मुद्दे को, क्योंकि इसको दोबारा से कुछ सांप्रदायिक संगठन है, मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन है, जो इसको सीए एनआरसी के मुद्दे की तरह ही बोल रहे हैं कि हम इसको भारत में इसी तरीके से उठाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है। अभी हिजाब के मुद्दे को थियोलॉजिकल तरीके से हम नहीं देख रहे हैं, हालांकि उस पर भी थोड़ा सा वकार भाई से बात कर लिया जाए, क्योंकि लगातार इस पर बोलते रहे हैं। और फिर हम फाकिर भाई के पास इसको लेके जा रहे हैं, इसी सेम सवाल को। आप बोलिए, आपको मैं सोलो कर रहा हूँ। महिलाएं अशराफ की औरतों की तरह नकाब पहनेंगी तो इनके घर का पखाना कौन साफ करेगा? इनके घर का झाड़ू, अशराफ के घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? ये जो सील बट्टा कूटने वाले हमारी मैं, उनका सील बट्टा कौन कूटेगा? कपड़ा बुनने में जो बुनकर की महिलाएं सहयोग करती थी वो कौन करेगा? यानी जो भी एक काम है, अगर ये पर्दे में आ जाएंगी महिलाएं तो कौन करेगा? तो अशराफ ने उस वक्त जो है पर्दा हमारे ऊपर नहीं थोपा। और जब अशराफ जब ये मुस्लिम सांप्रदायिकता की आवश्यकता पड़ी, इनके शासनकाल, अशराफ का शासनकाल जब खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स आ गए, वहां से रेडिकलाइजेशन हुआ, तो जैसे पसमानदा पुरुषों को रेडिकलाइज किया, महिलाओं को भी रेडिकलाइज किया। अब ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं जो है बुर्का पहन के जो है घर में रहें, और इनकी महिलाएं जो स्कर्ट और कोट पहन के टीवी डिबेट में एंकर बन के बहस करें। तो अब इनकी महिलाएं निकाब से बाहर आ गई, हमारी महिलाएं निकाब के अंदर आ गई। एक जो समाज का नुकसान हो रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, जो पहली बात मैंने कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल खेला जा रहा है, जिससे देश की जो और समस्याएं उठक जा रही है, इसको बहुत होशियार होकर इसको हमको टेकल करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जो थियोलॉजी की बात है कि नकाब पहन सकते हैं कि नहीं,
कुरान के सूरह नूर की आयत है, सूरह एजाब की जो आयत है उसमें ये सब साफ सूरह एजाब की आयत है, सूरह नूर में लिखा हुआ है, या बहुत सी चीजें कुरान में नहीं है लेकिन इस्लाम में है। तो बिल्कुल आप देखेंगे शिया मसलक की जो पर्दा बिल्कुल शक्ल नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो एक थियोलॉजी की एक अलग सी बहस है उसमें चल रहा है, लेकिन जो हमारी लड़कियां स्कूल जा रही पढ़ने जा रही हैं वो अगर सर पे दुपट्टा रख के जा रही तो किसी को प्रॉब्लम उसमें नहीं। एक आखिरी बात इसमें कह लूं कि कोई भी लड़की पे ये जबरदस्ती न थोपा जाए इस सेकुलर देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में, कि वो बुर्का पहने, और किसी पे आप ये भी ना थोप सके कि वो अपनी बुर्का उठा दे। उसका मन करे अपना पूरा चेहरा ढक के जाए, सर ढक के जाए। आप कौन होते हैं उसको डिसाइड करने वाले कि एक लड़की कौन सा ड्रेस पहने और कौन सा ड्रेस। तो ये जो समाज का दबाव बनता है कि बुर्का पहनना ही है, और जो लड़कियां हमारे समाज की बिना नकाब के स्कूल आती जाती हैं उनके अंदर एक अपराध बोध पैदा करना कि तुम निकाब में नहीं इसीलिए लड़के तुमसे बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे तो मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है हैदराबाद में, जब मैं गया तो मेरा पहला साहब पड़ा कि वहाँ कलीग लड़कियां भी, जो मैं एमडी कर रहा था यूनानी मेडिसिन से, तो सब निकाब पहना करती। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग नकाब पहने, तो मुझे एक अटपटा लगा। मैं उत्तर प्रदेश का था और पसमानदा समाज से, तो हमने बीएससी में भी हमारे साथ मुस्लिम लड़कियां थी और हाई स्कूल इंटर में भी थी, तो हमारे सलवार में पहन के सर पे दुपट्टा रख के आ जाती थी, तो उस तरह का तो हमारे वो था। हमने देखा है कि नकाब पहनने वाले, अगर आप करप्शन की बात करेंगे तो इसमें नकाब का बहुत कुछ दखल नहीं है, क्योंकि नकाब पहनने वाली लड़कियां भी जो है बाइक पे बैठ के रेजिडेंसी में आना जाना, और ये एक अलग मसला है जिसपे सेक्सुअलिटी पे लोग बहस करते हैं कि वो शालीनता है कि नहीं है, तो एक अलग बहस है। इसका मेन इस वक्त देश में चुनाव से पहले जो हिजाब का चक्कर है, ये जो है दोनों तरफ के जो दक्षिणपंथी लोग है, अशराफवाद है जो उधर। फाकिर भाई आपसे भी ये सेम सवाल है कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? बोल रहे थे आप, बोल लीजिए उसके बाद। मैं एक बात मुख्तसर में बोलना चाहता हूँ कि पसमानदा को अपने मुद्दों को जोड़ के पकड़ के रखना चाहिए, और बुर्का पहनने वाली से ज्यादा मुख्य मुद्दा है बुर्का बनाने वाली, बुनने वाली। तो बुर्का बुनने वाली के समाज से हमें, और उसके लिए हम लड़ेंगे। बुर्का पहनने वाली इतनी अहम नहीं है हमारे लिए। जो जुलाहिन है, जो बुर्का बनाती है, वो हमारी अपनी है। जी आपने सही बोला। और इस पे आप, हमने कई बार हम बोले भी थे कि जो पसमानदा समाज की औरतें हैं वो दरअसल वो बुर्का पहन के काम ही नहीं कर पाएंगी। जो सब्जी बेचती, सब्जी फरोश हैं, जो भी वर्किंग वुमेन है, वो कैसे काम करेंगी। और हमने जो है, अभी एक साथी है वो ये कह रहा है कि अच्छा मुझे तो वो वकार भाई की बात पे उन्होंने बोला कि मुझे तो आज पता चला कि वो मतलब कमेंट में बोला कि बुर्का भी जो है वो अशराफ है। मैं तो उसको मुसलमान का समझता था कि तुम पसमानदाओं ने बुर्का को भी अशराफ बना दिया। तो हमने जवाब में बोला भाई वो अशराफी था, तुमको नहीं पता, तो हमारा ये कसूर नहीं, तुम्हारी इग्नोरेंस हमारा इसका कसूर नहीं कि आप नहीं जानते। आप शायरी उठाओ, आप अदब उठाओ, तो जो अशराफ औरतें थी उनको बीवियां बोला जाता था, वो पालकियों में चलती थी, वो घरों में रहती थी। ये बताओ कि पसमानदा औरत बुर्का लगा काम कैसे करती। और वकार भाई की वो जो बात थी उसी पर उस बात आई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जो गुलाम औरतें थी उन पर बुर्का फर्ज नहीं था, वो बिना बुर्के की रहती थी। तो ठीक है, तो आप पहले कौन बोल रहा था? वकार भाई बोलना चाह रहे थे। जी वकार भाई बोलिए। मैं एक चीज और जोड़ दूं सांप्रदायिकता और उस मुद्दे में नकाब और एनआरसी। इस वक्त जो है अनजाने में दक्षिणपंथी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो पसमानदाओं को डायरेक्ट हिट कर रहा है। जैसे एनआरसी वाले मुद्दे पे ज्यादा डर पसमानदा को लगा कि पसमानदा जो है वो बेघर हो जाएगा, वो डिटेंशन सेंटर चला जाएगा। अशराफ टाइट था कि हमारे पास तो जमीन है, रिकॉर्ड है पीढ़ियों का, हम बच जाएंगे। तो उसमें अशराफ को मौका मिला पसमानदाओं को इसमें लाने का, क्रांति की जाए। तो उस पर जब मैंने एक तकरीर में कहा और इत्तेफाक से अमित शाह जी तक पहुंच गई वो बात, उन्होंने उस पर एक अच्छा फैसला लिया कि गांव में 5 आदमी अगर कह देंगे तो हम उन्हें देसी मान लेंगे, और वो एनआरसी का पूरा मुद्दा खत्म हो गया। जैसे मैं बात करना चाहता हूँ, हाँ, पर्दे के मामले में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मामले में, खाना हो चलना हो, दरमियाना रुख अख्तियार करना चाहिए। दरमियाना एक बैलेंस,
जिसको गोल्डन मीन और मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध बोलते हैं, उसी को दरमियाना बोलते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो नंगई और बुर्के के बीच में भी एक रास्ता है तहजीब वाला, हिजाब वाला, जो हमारी पसमानदा औरतें निभाती हैं। देखिएगा बहुत डिसेंट लिविंग है उनका। तो मेरे लिए पसमानदा जो औरतें हैं आदर्श है। उनका जो जीवन है, काम काज, वो कभी सोचती ही नहीं सब फालतू मुद्दे पे। वो काम करती हैं, बहुत सलीके का ड्रेस पहनती हैं, और वही मुसलमानों का आदर्श होना चाहिए। पसमानदा का इस्लाम ही आइडियल इस्लाम होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। ठीक है, हम जो अभी बात कर रहे हैं, एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था दंगे वाले में, अगर आप आज्ञा दे तो मैं उसमें ऐड कर दूं। जी वकार साहब, बहुत मैं समझता हूँ कि इस वक्त देश में पसमानदा आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं वकार साहब, जो है जितनी अच्छी उनकी एनालिसिस होती है, जो समस्या को समझ पाते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनके अलावा इस देश में कोई और है जो पसमानदा आंदोलन को इतने ढंग से लीड कर सकता है। मैं उसमें एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि दंगे में जो बताया कि पसमानदा ही मारे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, और कहीं ना कहीं इसमें अशराफवाद की भूमिका होती है। देखिए, जब हम दंगे में मारे जाएंगे, हमारा जब ठेला लूट दिया जाएगा सब्जी का, या जो हमारी औरत पत्थर कूट रही है, सील बट्टा बना रही है, उसकी जब इस्मत दरी होगी, उसका जब उसके साथ जो है मतलब उसके लिंग के आधार पर उसके साथ जब बदतमीजी होगी, या फिर हमारी छोटी दुकान जला दी जाएगी, या फिर हमारा सिलाई मशीन रख के जो दर्जी सड़क किनारे बन रहा है उसकी सिलाई मशीन उठा के उसकी जान मार दी जाएगी, उसका जब जान माल का जो नुकसान होगा, तभी तो भाईजान आके कहेंगे कि देखो इन हिंदुओं को, ये तुम्हारे घरों में घुस के जला रहे हैं, तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत लूट रहे, तुम्हारा सिलाई मशीन फेंक दिया, तुम्हारा ठेला फेंक दिया, तुम्हारा दुकान जला दिया। तो हमको रेडिकलाइज करना आसान हो जाता है, और हम देखते हैं कि हमारा भाई दंगे में मारा गया है, हमारा बाप दंगे में मारा गया है, हमारी बहन की इज्जत लूट ली गई दंगे में। कौन लूटा? और भाईजान आके कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ऐसा काम किया, हिंदू मुस्लिम बाइनरी पे चलता है। तो हम ऑलरेडी हमारे अंदर एक जज्बा बनता है कि हम मार देंगे सारे हिंदुओं को और ये करते हैं। अब फिर भाईजान को आसानी से इशारा कर देते, देखो वो है, हम उधर चले जाते हैं। इसके पीछे भाईजान लोग का श्रापवाद पूरी तरह से है, और इनकी कुर्सी आप वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद से, पहले खलीफा के तकरीर से लेके और यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर बनने तक, तबलीगी जमात में दोनों भाइयों के मारा पीटी तक कि हम अमीर बनेंगे, तबलीगी जमात के हम अमीर, इनकी जो कुर्सी है क़यादत की, इनकी जो लीडरशिप की कुर्सी है, चाहे खिलाफत की चाहे इमामत की, पसमानदा के खून और लाश पे रखी जाती है। इसीलिए इनको हमारा खून बहाना और हमारे लाश को करना आसान है। दंगे के पीछे यही इनकी पूरी मानसिकता है, मॉब लिंचिंग के पीछे। इसीलिए देखेंगे मॉब लिंचिंग में भी पसमानदा को छांट के मरवाया जाता है, किसी अशराफ की मॉब लिंचिंग नहीं होती है। किसी की औकात नहीं कि भाईजान के एसी वाले कमरे में घुस के जो है, अशराफ को तो वोट देते हैं ये दक्षिणपंथी लोग, ये हिंदू समाज के लोग, भाईजान भाईजान हाथ चूमते हैं, मारते पसमानदा को है, और इसके पीछे अशराफवाद जिम्मेदार है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अशराफवाद का खात्मा होना चाहिए देश के अंदर। जी अच्छा, मैं